तो हेलो स्टैंडर्ड नाइन्थ के स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो का आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपलोड करो स्टैंडर्ड नाइन्थ का। तो यार मैं उस वीडियो को लेके आपके सामने आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको फुल लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप बोल सकते हो, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी हिंदी के अंदर, वो भी अच्छी से, एकदम मतलब पूरा स्टोरी के जैसे आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि स्टोरी आपको जल्दी याद हो जाती है, तो उसी तरह से हम उसी वे के अंदर काम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और इतनी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि जैसे आपको पूरा एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट चैप्टर में से पूछा जाए तो आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट चैप्टर का नाम बता देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो चैप्टर का नाम पढ़ के आप समझ गए होगे इसके अंदर बताया क्या जा रहा है। ठीक है, फिर आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर कैसे राइज हुआ, बढ़ा, कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे फ्रांस लोग आए, कैसे ब्रिटिशर आए, कैसे हुकूमत हुई, कैसे हम गुलाम बने, उस सारा का सारा बताया गया है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन द एंशिएंट पीरियड, India has enjoyed an incapable position in the old world due to its economic, cultural and religious inheritance। तो इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बताया गया है इंडिया एक ऐसी कंट्री थी एंशिएंट पीरियड के अंदर, उस समय के अंदर ऐसी कंट्री थी जो किसी के सामने तुलना अगर करें ना कि इन कंट्री में से कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है, उसमें इंडिया का टॉप 1 पोजीशन आता था। होल्ड वर्ल्ड, इधर आपको देख सकते हो, होल्ड वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, मतलब पूरी वर्ल्ड, सुन आप समझ सकते हो, वर्ल्ड पूरा जो हमारा ग्लोबल है उसमें टॉप 1 पे आता था हमारा इंडिया। क्यों आता था? ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर इन हेरिटेज आता था। पैसे, इकोनॉमिक, पैसे के मामले में, रिलीजियंस, हमारे धर्म, हमारे आस्था, वो सब की वजह से पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन ऑफ वर्ल्ड कम टू इंडिया। जो डिफरेंट नेशन के जो लोग थे वो इंडिया आते थे, कम टू इंडिया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसीज। आपने स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी पढ़ा होगा स्पाइसीज के बारे में। जो यूरोपियंस थे उनको स्पाइसेस बहुत पसंद था, वही सब इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है ना, वो प्रीवियस ही चीज़ों के बारे में बताया गया। बस थोड़ी सी जो आफ्टर कनकेस्ट वाली लाइन है उधर से कुछ और बताया गया। ठीक है, हम समझाएंगे आपको। डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसीज, मुस्लिम का मतलब क्या होता है? MUSLIN। उसका मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बैठे। इसका मतलब होता है मलमल, इसका मीनिंग होता है मलमल। ठीक है, सिल्क, कॉटन, सिल्क के कपड़े, इंडिगो कलर होता है। ठीक है, एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज। बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इस सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन स्पाइसेस की, गरम मसालों की, इंडियन के जो भी मसाले होते हैं उन सब की चीज़ों की, इंडियन के कपड़ों की, इंडियन कलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट thought land route and sea route and at the center of this routes was Istanbul। जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिख रहा है ना, कंस्टेंटिनोपल, ये वर्ड टर्की लैंग्वेज में, टर्की, द वर्ड जो आपको दिखा है टर्की लैंग्वेज में है। तुर्की भी कोई बोलता है, कोई टर्की बोलता है। ये जो वर्ड है ना, इस्तांबुल ही लिखा हुआ है लेकिन टर्की लैंग्वेज में लिखा है। पुराने ज़माने में एंशिएंट पीरियड के अंदर इस्तांबुल को हम उस समय में हमने कंस्टेंटिनोपल कहा जाता था। तो मैं आपको पूरा सेंटेंस समझाता हूँ। इंडिया का जो ट्रेड होता था वो सी रूट के द्वारा होता था और लैंड रोड के द्वारा होता था। ठीक है, फर्स्ट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थॉट लैंड रोड सी रोड। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखना है, इसके अंदर फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD,
बाय तुर्किश मुस्लिम कंसियस, मतलब फाइट इधर हुई, जिसकी वजह से जो द सी रूट थॉट कंस्टेंटिनोपल इस्तांबुल वॉज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस। कुछ फाइट हुई थी तुर्किश मुस्लिम में कुछ फाइट हुई थी, इसकी वजह से जो यूरोपियंस थे उनको इधर से क्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया था। सी रूट थॉट वॉज क्लोज्ड फॉर दी यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया गया था। सीन दे कुड नॉट डू विदाउट दी स्पाइसेस, वो स्पाइसेस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट डू विदाउट दी स्पाइसेस, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। द यूरोपियंस फेल्ड कंप्लेन टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, सो एन era of geographical discovery begin। पूरा समझाता हूँ आपको। इसके अंदर बताया गया है कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने डिमांड बढ़ाई कि हमको इंडियन स्पाइसेस चाहिए, इंडियन के गरम मसाले चाहिए, उसके बिना वो मतलब नहीं जी सकते। इसी तरह का आप कुछ बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी उस चीज़ों की। तो कुछ जो किंग थे, किंग के अंदर बताया गया है किंग प्रिंस हैरिन, उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिकली हेल्प करूँगा और पावर भी दूंगा, ब्रेव पीपल भी दूंगा, पावर दूंगा, आप बस इंडिया का पता लगाओ। जो इंडिया का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक चीज़, जो यूरोप था और इंडिया था, जो यूरोप को सामान तुर्की से मिल जाता था। आप इस मैप के अंदर देख सकते हो, मैप के अंदर जो सी आपको वर्ड दिख रहा है, अब नीचे के अंडरलाइन के अंदर देखोगे सी का मतलब वो नाम दिया है कंस्टेंटिनोपल, ऐसा कुछ नेम है। आप ठीक है, आप इसको गूगल करोगे तो आपको उसको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस वर्ड के बारे में। तो ये एक आता था, इंडिया के लोग इधर तक आके इधर से ये लोग अपना प्रोडक्ट ले जाते थे, अपना जो भी होता था सामान वो ले जाते थे। लेकिन जब ये रास्ता बंद हो गया तो उनके जो उधर के थे यूरोपियंस के डिमांडर, मतलब कंपनीज, उन्होंने कहा कि हमें इंडियन की चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ उसको प्रोवाइड करो। तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट, जिसकी वजह से सी रूट की डिस्कवरी करनी पड़ी रूट टू इंडिया के लिए। विद द इंस्पिरेशन, एंगेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फॉर द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हैरिंग, सम ब्रेव पीपल बिगेन एफर्ट टू डिस्कवर न्यू सी रूट। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन किया, एंगेजमेंट आया, इकोनॉमिक्स ने हेल्प किया। पोर्टुगीज किंग प्रिंस हैरी ने कहा मैं आपको पावर देता हूँ, पैसे देता हूँ, आप उसको खोजो, कैसे भी सी रूट ढूंढो। मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोमी डिजा हु डिस्कवर द कैप ऑफ गुड होप। जो हमारे नहीं, जो उन्होंने एक था, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, जो पावर सोचा अरे पैसे हमें मिल रहे, पावर मिल रही है, ब्रेव मिल रहे, पीपल्स मिल रहे, अच्छे लोग मिल रहे, काम मेहनत वाले हैं, तो हम कहाँ करते हमें बहुत सारे लोगों ने इसका ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट, बहुत सारे लोगों ने ट्राइड किया, ये सबका नाम नहीं बताया गया। नेमली बार्थोलोमियो डिजा, उन्होंने ढूंढा हु डिस्कवर दी कैप ऑफ गुड तक पहुँच पाए। देखो इधर कैप ऑफ गुड, इधर से इंडिया पास में ही है, लेकिन पता नहीं उनके साथ अभी क्या कुछ हुआ, जिसके बाद से वो उधर क्या हुआ उसके बारे में इधर स्टोरी कुछ पता नहीं, उधर ख़त्म हो गए, मर गए, या उनको कुछ हुआ वो कुछ पता नहीं, इधर बता नहीं है। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, तो किंग के स्पेन ने भी बोल दिया। क्रिस्टोफर्स कोलंबस began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again come to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean। तो जो क्रिस्टोफर्स कोलंबस, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि मैं एडवेंचर पे जाता हूँ डिस्कवर करने के लिए सी रूट को। तो उन्होंने डिस्कवर किया 1492 में, और उधर एक आइलैंड पे जाके वो रुके, एंटार्क्टिक ओशन में घूम रहे थे अपनी नाव लेके, घूमते घूमते एक आइलैंड पे वो जाके रुके। वो नाम जो आइलैंड पे वो रुके थे उसका नाम था वेस्ट इंडीज़, जो सिचुएटेड है एंटार्क्टिक ओशन में। आप इस इधर देख सकते हो एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है। फिर दिस एंटार्क्टिक ओशन के अंदर कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थॉट आउट हिज लाइफ दैट ही
had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. Since this classification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने कहा कि मैं वो जो लैंड पहुँचे थे वो लैंड को वो कहने लगे मैंने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया। अपनी पूरी बिली थॉट आउट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ का एक अपनी लाइफ में उसने ही हैड डिस्कवर लाइफ में उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर कर ली अपनी लाइफ में। तो लेकिन जब हैड एक्चुअली डिस्कवर न्यू लैंड, उन्होंने एक नई लैंड डिस्कवर की थी एक्चुअली। तो सिंस दिस क्लासिफिकेशन किया गया, अमेरिको वेस्पुची जो थे उन्होंने बताया भाई तूने जो लैंड ढूंढी है वो इंडिया नहीं है, वो कोई नई लैंड है, कोई दूसरी लैंड है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इन्हीं के नाम पे आगे जाके उस लैंड को अमेरिका का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। सी रूट ऑफ इंडिया, सी रूट टू इंडिया है। ठीक है, सी रूट टू इंडिया आपको ठीक से एक्सप्लेनेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, पूरा वीडियो समझ में आ रहा हो ठीक से, प्लीज़ एक लाइक कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें आगे ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, हमें इंस्पिरेशन तो प्रेरणा मिलती है। ठीक है, पोर्टुगीज सेलर वास्को डा गामा discovered the sea route to India in 1498 AD when he reached कलिकट्टा in the western coast of India। तो आपको इतना समझा था पहले बात। इसके अंदर बताया कि जो पोर्टुगीज थे, सेलर मतलब नाविक थे, बोट चलाने वाले, शिप चलाने, बोट नहीं शिप। आप अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए तो फाइनली यार जो हमारा सी रूट था वो ढूंढा किसने, अगर वो पूछा गया तो आप चुपचाप आंसर लिख सकते हो, वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। सी रूट इंडिया का वास्को डी गामा ने ढूंढा था। ठीक है, जो पहुँचे थे उन्होंने अपना स्टार्ट किया पोर्टुगीज, इधर आप देख सकते हो पोर्टुगीज रीजन 1, पोर्टुगीज इधर से स्टार्ट किया, मतलब इधर से ढूंढते फिर ये जाके कलिकत्ता तक पहुँचे। इस लाइन को उन्होंने फॉलो किया, जो आप इधर जंपिंग टाइप की लाइन देख रहे हो ना, उधर से कलिकत्ता वेस्टर्न तक पहुँचे। ठीक है, उधर तक पहुँचे। विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर ही वॉज वेलकम बाई दी दैन किंग जबोरियन। तो हमको इतना समझ आता हूँ, एक इसमें गर्व करने की बात है, इंडियन सेलर के वजह से ये लोग इंडियन सी कोस्ट को ढूंढ पाए। अगर इंडियन सेलर नहीं होता तो ये लोग सी रूट को नहीं ढूंढ पाते, ऐसा बोल सकते हैं हम। वेलकम बाय दी, जो आए पोर्टुगीज वास्को डी गामा, उसका स्वागत किया, वेलकम किया जबोरियन ने, और उसने had allowed to carry out business thus this is considered as an important event in the world as this opened the door for other Europeans to come to India। तो जो जबोरियन थे हमारे किंग, उधर के किंग कलकत्ता के, उन्होंने कहा कि बिजनेस की परमिशन भी दे दी, और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इवेंट था, जो कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट इवेंट। क्यों इम्पोर्टेंट था नीचे बताएगा। दिस ओपन द डोर फॉर अदर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। ये जो उन्होंने ढूंढा वो उसने वो ऐसी चीज़ उन्होंने ढूंढ ली जिसकी वजह से इंडिया के जो यूरोपियंस के लिए दरवाजे खुल गए इंडिया के लिए, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, नीचे चलते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड इस्टेब्लिश्ड ऑफ ट्रेड सेंटर्स। अब ट्रेड सेंटर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखना तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। पोर्टुगीज फर्स्ट थे जो इंडिया पहुँचे, जिन्होंने ट्रेड किया इंडिया का सी रूट ढूंढने के बाद। ठीक है, विथ स्पेन ऑफ 100 years द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का एक्सेट्रा। ये जो दीव, दमन और गोवा है आपने स्टैंडर्ड 8 के बुक में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, 100 साल जैसे हुए उन्होंने राज किया पोर्टुगीज ने, और उसी 100 साल के अंदर उन्होंने 7 टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो टेरिटरी से बताया गया है लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचिना, मलक्का एक्सेट्रा। इंस्पायर्ड बाय दी पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, वो पोर्टुगीज की सक्सेस को देख के वो लोग
इम्प्रेस्ड हुए द डच। कौन इम्प्रेस हुआ था? वो डच फ्रॉम होल लैंड, एक लैंड है, मतलब एक कंट्री है ऐसा, तो चाप मैप पे गूगल कर लो। एंड द दानिश फ्रॉम डेनमार्क अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड। सक्सेस देख के, पोर्टुगीज की सक्सेस देख के इन्होंने सोचा कि यार वो बहुत अच्छा कमा रहा है, सक्सेस हो रहा है, काम करते हैं हम भी अपना ट्रेड करते हैं। तो वो लोग भी इंडिया आ गए, इन इंडिया फॉर ट्रेड, वो भी लोग इंडिया आ गए। द इंग्लिश ट्रेडर्स इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विथ इंडिया। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से इन 1600 AD when Queen Elizabeth of Queen gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत। तो आपको पूरा समझा था। ये जो बात अगर करें क्वीन एलिजाबेथ कौन है, क्वीन एलिजाबेथ महारानी है इंग्लैंड की, ठीक है। उन्होंने परमिशन दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाओ ईस्टर्न कंट्रीज पे ट्रेड करो, ईस्टर्न कंट्री पे ट्रेड मतलब सामान बेचने का काम करो, ट्रेड करो, ठीक है। वो परमिशन दे दिया उन्होंने, वो गए। फर्स्ट शिप गया था, लीडर जो जिसके थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, उसके लीडर थे, वो सूरत पहुँचे ट्रेड करने के लिए। बट ड्यू टू दी डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम दी पोर्टुगीज दे वेर नॉट अलाउड टू इस्टेब्लिश द ट्रेड हेड। जो पोर्टुगीज थे, जो उधर पहले से रहते थे, मतलब उनका ही पूरा उधर राज था, उन्होंने कहा भाई हम इधर रहते हैं, ये हमारा इलाका है, तो इधर से निकल ले, पहले ही फुर्सत पे निकल ले, ठीक है। उन्होंने उनको भगा दिया उधर से, सूरत से उनको भगा दिया। दे वर नॉट अलाउड टू इस्टेब्लिश their trade बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। उधर से भगाया पोर्टुगीज ने, हो गए मुगल एम्पायर के पास। जो उस वक्त मुगल एम्पायर थे जहांगीर जो उस वक्त के मुगल एम्पायर थे, उन्होंने परमिशन दे दी ट्रेड करने की, ठीक है। परमिशन दी, उन्होंने ट्रेड किया, परमिशन मिल गया मुगल एम्पायर से। फिर जहांगीर हैड दस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी। फिर उन्होंने अपना फर्स्ट सेंटर जो था ट्रेड सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया सूरत के अंदर 1613 में AD। इन्फिनिटी डे कंपनी इस्टेब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर सूरत में बनाया, भरूच में बनाया और अहमदाबाद में बनाया। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रिलीजन, कि मराठास की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मतलब बहुत ज़्यादा बहादुरी, द कंपनी सेंस्ड डेंजर्स। उनको लगा कि डेंजर, यार ये मराठास तो हमें मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे, हम अपने देश पहुंच भी नहीं पाएंगे, इंग्लैंड अपने देश पहुंच भी नहीं पाएंगे और इधर ही हम मारे जाएंगे। उस डेंजर, सेंस डेंजर, उनको डेंजर समझ में आया, उनको महसूस होने लगा, या सेंस जब महसूस कर लेते हैं उनको सेंस डेंजर्स टू इट्स एक्सटेंशन एंड हैंस मूव टूवर्ड द साउथर्न ईस्ट डायरेक्शन। फिर उनको लगा कि इधर रहना अच्छा नहीं है, खतरा, इधर हम निकल लेते इधर से। तो लोग भाग के गए साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में गए। वेयर दे सेटअप देयर सेंटर्स इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो आया, सेंटिग्रियस जो चेन्नई में आया, एंड फोर्ट विलियम जो कोलकाता में आया है। मुंबई बिकम देयर हेडक्वार्टर, और मुंबई उनका हेडक्वार्टर बन गया इन 1687 AD के अंदर, ठीक है। तो उनको भगाया गया साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर, मराठास ने भगाया। वो ईस्ट इंडिया गए थे, ईस्टर्न कंट्रीज पे राज करने गए, उधर से पोर्टुगीज ने भगा दिया उनको, और अब इनका ट्रेड करना हेडक्वार्टर बनाया इन्होंने, अच्छा खासा अभी कर रहे थे ट्रेड। अब बाकी है फ्रांस। द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karakila, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. In the 18th century, the England and the France were constantly busy establishing their role in the entire world
एंड कंक्यूरिंग मोर टेरिटरीज। जो फ्रांस इंडिया इधर आई, उन्होंने अपनी मतलब ट्रेड करने लगे माहे में, कराकली में, पौंडीचेरी में, चंद्रनगर में, मछलीपट्टनम में और एक्सेट्रा। 18वीं सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रांस के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होने लगी। मतलब दोनों को इलाके चाहिए था, बहुत ज़्यादा टेरिटरी चाहिए था, बहुत ज़्यादा इलाका चाहते थे वो लोग कि इतना इलाका मेरा हो, इधर से बंगाल से पाकिस्तान पूरा मेरा हो, चेन्नई से महाराष्ट्र तक मेरा पूरा हो। इस तरह से उनकी लालच ने उनकी टेरिटरीज और चाहिए, हमको और चाहिए, तो उनमें फ़ाइट हो रही थी। जो फ्रांस थे और ब्रिटिश थे, वो दोनों को चाहिए था और कंट्री चाहिए, हमको और कंट्री चाहिए। उसमें दोनों में फ़ाइट हो गई, एंटायर वर्ल्ड कंकरिंग मोस्ट फाइट हो गई बिटवीन 1746 एंड 1763 वेयर दे वेर थ्री कर्नाटका वॉर्स। ये कर्नाटका वॉर्स हुआ बिटवीन द फ्रांस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया विच दी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट। फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई वॉर के अंदर, थस मेकिंग ईजी दी एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए अब एक टीम तो है नहीं, उनके ओपोनेंट कोई है नहीं, पूरा इलाका उनका, तो ना आराम से जो माहे था, कराकी था, पौंडीचेरी था, वो सब अपने इलाके में ले लिया। एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पावर का बैटल ख़त्म हुआ। द पोर्टुगीज वेर लेफ्ट, पोर्टुगीज फिर उधर से चले गए। ड्यू डमन गोवा विल फ्रेंच एंड their trade center of चंद्रनगर, माही, कराची एंड पौंडीचेरी मीन विल द डच हैड टू लीव फॉर एवर। जो भाई साहब दो डच आए थे वो तो निकल गए, उनके बाद जो अभी फ्रांस के पास थे वो इतने इलाके रहे तो सॉरी मैं स्क्रीन ऊपर करना रह गया। अभी देखो, जो फ्रांस के थे उनके पास इतने इलाके रहे तो, लेकिन जो हमारे डच थे, डच तो निकल गए, उनसे ट्रेड ही नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं पाए इधर। बस इस वीडियो के अंदर मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आगे का जो बैटल ऑफ प्लासी है उससे हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मेरे को ये डाउट है, प्लीज़ सर सॉल्व कर दो मेरे इस डाउट को, या इस पर एक वीडियो बना दो। अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करके उधर आप मैसेज टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। आपके अगर पास एसएस की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है स्टैंडर्ड 9th की, तो आप उधर से उस वीडियो को देख के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस बुक की PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है पार्ट 2 बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।